तो आपके सामने अनूप देशमुख हैं, इनका एसआई में सिलेक्शन हुआ है। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं अनूप का। अनूप ने अपनी डिग्री एमबीए किया है ना, इधर आ जाओ। एमबीए जो है इन्होंने वीआईटी दुर्ग से किया है और मेरे से संपर्क में आए हैं 2018 में, 2018 से लेकर के आज 2024 6 साल का समय बीत गया। 2018 में एक वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर की, जिसका फाइनल रिजल्ट अभी आया। तो इसमें अनूप का रिजल्ट दिख रहा है, पर इसका संघर्ष जो है वो उससे काफी ज्यादा लंबा है। लगातार 4 बार प्रीलिम्स निकाल करके 4 बार इन्होंने मेंस दिया है और ये फुल स्टॉप नहीं है कि इस सिलेक्शन के बाद ये आगे नहीं बढ़ने वाले। मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सीजीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में अनूप का नाम देखेंगे। जब कभी भी किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन किसी जगह पे होता है तो हम उनको आपसे मिलवाने लाते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि तैयारी के दौरान ये मत समझो कि क्या टेक्निकल और क्या नॉन टेक्निकल। तैयारी क्या होती है? तैयारी होती है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी सरल नहीं होता, हमेशा वो टफ होता है, क्योंकि आपको एक सेट ऑफ कंपटीशन में बहुत बड़ी संख्या में बहुत लोगों को पीछे करके चंद लोगों में आना होता है, जिसमें आपका फाइनल क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो ऑलवेज इट्स टफ। कोई भी एग्जाम क्रैक करना क्या होता है, कठिन होता है। सीजीपीएससी का 4 बार प्रीलिम्स निकाल करके 4 बार से वो मेंस दे रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप वहां पे भी उनका नाम देखेंगे। पर एसआई का जो फाइनल सिलेक्शन है ये अपने आप में बहुत लंबी जर्नी रही है। 6 साल का संघर्ष रहा है। इस संघर्ष के बीच में कई बार इंसान टूट जाता है, तैयारी बंद कर देता है, तैयारी छोड़ देता है। क्या क्या उनको महसूस हुआ, प्लस डिसिप्लिन की कितनी जरूरत है, सारी बातें जो है अनूप जो है आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तालियों के साथ इनके सिलेक्शन का इनको बधाई दीजिए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम जब भी तैयारी करते हैं या बच्चे जब तैयारी चालू करने आते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन, थोड़ा देखना होगा, जब कभी भी बच्चा तैयारी चालू करता है एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि कितने महीने में वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कब आएगी। 3 महीने में वैकेंसी आएगी, 6 महीने में वैकेंसी आएगी। आपको पता है आपका 300 के आसपास पोस्ट आने वाला है। हर बार सवाल जो है वो यही रहता है कि वैकेंसी का डेट क्या होगा। क्या वैकेंसी की तैयारी या एग्जाम की तैयारी के लिए उस डेट को देख करके तैयारी की जाती है? अगर उस तारीख को देख करके तैयारी की जाए तो 6 साल पुराना 2018 का तैयारी करने वाला कब का तैयारी छोड़ चुका होता। इसका मतलब यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धैर्य जो होता है, पेशेंस, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आगे की बातें हम अनूप से जानेंगे। अनूप, आप अपनी सफलता के बारे में और संघर्ष के बारे में बच्चों से बात करिए। इनके जो सवाल होंगे ये पूछेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर इनका भूमिका मेरे को अदा करना पड़ता है। पूछोगे सवाल आज? लगेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर, मैम और आप सभी का। और मेरी जर्नी जैसे सर ने बताया कि 2018 से चालू हुई। उसके पहले भी मैं सेल्फ प्रिपरेशन करता था, लेकिन कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा था। यहाँ जब आया, कोचिंग किया, तो समझ आया कि बहुत सी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ने के लिए। और जैसे ही यहाँ कोचिंग किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री निकला मेरा यहाँ कोचिंग करने के बाद। उसके बाद 4 बार मेंस दिया हूँ और कंटिन्यू तैयारी रही है। एक समय ऐसा भी आया कि 2018 में न्यू गवर्नमेंट आई, उस समय वैकेंसी भी कम आ रही थी, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि आप मेंस लिखे हो, ऐसा लगता है जब नहीं होता तो ऐसा लगता है कि और कोई एग्ज़ाम आए और मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करके कोई जॉब पाऊँ, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। फिर भी कंटिन्यू तैयारी रखें हम, और उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन अपने एम में आपको लगे रहना है कि आपको हासिल करना है, ये चीज़ तो करना है। जैसे एसआई का ही 2018 से नोटिफिकेशन आया हुआ था,
उसमें भी मतलब लोग संघर्ष कर रहे थे। और मेरा एडवांटेज ये था कि मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर ही रहा था। तो जब इसका एसआई का प्री हुआ तो उसका रिजल्ट आया तो मेरा 26 रैंक था ऑल छत्तीसगढ़ में। तो ये मेरे को और मोटिवेट किया, आगे भी गया। और फिजिकल भी निकालना था उसमें, तो मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि मेरा वेट गेन हो चुका था, फिर भी मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, मोटिवेट होना नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि अपने माइंड को फ्रेश रखो, कुछ भी करो। जब थोड़ा डिप्रेशन लगे, कुछ जो अच्छा लगता है वो करो। जैसे मैं करता था, मैं डॉक्टर के पास ना जाके मैं कहीं घूमने चले जाता था, 1-2 दिन के लिए घूमने चला जाता था, फिर आके फिर नए सिरे से पढ़ाई चालू करता था। तो इससे क्या मोटिवेशन मिलते रहता है, जो अच्छा लगता है वो करो। जब डीमोटिवेट होते हो ना तो थोड़ा 1-2 दिन के लिए अपने आप को टाइम दो, क्योंकि पूरा माइंड का गेम है। तो जब तक माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहो कंटिन्यू, और सक्सेस मिलेगा ही आपको, जैसे मेरे को मिला है। और अभी मैं भी कंटिन्यू रहूंगा पीएससी के साथ। जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो इनके साथ में क्या है कि जब क्लास कर रहे हैं, जैसे तुमने क्लास शुरू किया जी तो क्लास में अटेंडेंस और क्लास की रेगुलरिटी जब क्लास कर रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण है। जैसे अनूप ने बोला कि जब फ्रस्ट्रेट हो जाए तो उस समय पे ब्रेक ले लें, पर फ्रस्ट्रेशन तब आना चाहिए जब उतनी तैयारी है और सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पहले फ्रस्ट्रेशन आ जा रहा है, प्रॉब्लम वो है। तो थोड़ा इनको समझाओ कि क्लास की रेगुलरिटी कितनी मैटर करती है। क्लास तो मैं हार्डली 1-2 दिन ही बंक किया हूँ अपने दिन में। और क्लास तो कंटिन्यू चाहिए आपको, क्योंकि एक दिन छूटा हो उसको कवर करना आसान नहीं होता। और सर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, हर हर बैच में उनका अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। यही नहीं कि पिछले साल जो पढ़ा है वही बस है करके। मैं देखा हूँ, मतलब नोट से देखता था तो अपग्रेड करते रहते हैं। तो क्लास जरूरी है, उसके बाद आप नोट से ही फॉलो करो पहले, उसके बाद आपको जो बुक लगता है उसको फॉलो करो। पहले तो मैं नोट्स, अभी भी सर के नोट्स से ही पढ़ता हूँ मैं। कोई भी एग्जाम हो पहले नोट से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद लगता है कि कुछ और पढ़ना है तब मैं वो देखता हूँ। और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अनूप लोगों का जो बैच था, आज जो पढ़ाता हूँ उसका 60% पढ़ाता हूँ शायद उस समय पे। जी अब उसमें और 40% चीजें जो है वो बढ़ चुकी हैं। कंपटीशन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बीच बीच में कई एग्जाम आते हैं जी। तो एग्जाम की तैयारी एक होती है और उससे कई एग्जाम दे सकते हैं, या हर एग्जाम की तरफ भाग करके बच्चा जो है वो सफल हो पाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का सर लगभग समान होता है, मतलब 80% तो सिलेबस वही रहता है। टेक्निकल में थोड़ा सा टेक्निकल ऐड रहता है तो उसका अलग से करना पड़ता है। लेकिन एक एग्जाम की तैयारी से दूसरे एग्जाम में निकाल सकते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो निकाल सकते हैं। तो मेरा तो वही है कि पहले नोट्स फॉलो करो, क्योंकि नोट्स क्या है, आप क्लास अटेंड किए हो, आपके माइंड में वो सब चीज आता है तो जल्द इजली याद होता है वो सब चीजें। उसके बाद ही दूसरी चीजें पढ़ो तो आसान होगा आपको। जब किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन साथ वालों का हो जाता है, जी अपन तैयारी कर रहे हैं, जैसे जी आप तैयारी कर रहे हो, साथ वाले का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो गया, जी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय काफी बुरा लगता है। जी बुरा मतलब उसके लिए बुरा नहीं लगता, अपने लिए बुरा लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उसके लिए तो अच्छा भी लग सकता है, लेकिन वहां से फिर डिमोरलाइज हो जाता है बच्चा, कई लोग तैयारी छोड़ देते हैं। तो वो रीस्टार्ट का प्रोसेस बताओ कि कैसे करते थे, क्यों, मतलब किस बेसिस पे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे कि नहीं आज नहीं हुआ है तो कल तो हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे से कम नॉलेज वाले लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं डीमोटिवेट तो नहीं होता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आप जब पूरा तैयारी करो 100% तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता है। थोड़ा सा बुरा लगता है अपने लिए कि मेरा क्यों नहीं हुआ। जैसे हम पीएससी के जब मेंस की वो कॉपी आते हैं चेक करते हैं, तो हमने तो वो सब दिया है कंटेंट, फिर भी क्यों नहीं मिला। लेकिन सॉरी, लेकिन हम उस सब चीज को लेके नहीं रख सकते ना, आगे बढ़ना है हमको। हम लड़ तो नहीं सकते कि चेकर से कि हमको नंबर क्यों कम दिया है, हमको आगे बढ़ना है, वो सब में नहीं फंसना है। तो तैयारी और अच्छे से करना है, तो इसको मोटिवेशन बनाना है, ना कि डिमोटिवेट होना है। कोई सवाल है आपकी तरफ से? कोई सवाल नहीं है? हाँ उठाओ पूछो।
सच बताऊं तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन होगा क्योंकि आप पूरा जब तैयारी से रहो और अच्छे से परफॉर्म करो तो आप इजीली जान जाते हो कि आपका नाम आएगा ही करके। लेकिन बहुत अच्छा लगा, उस दिन तो मैं पूरा बिजी ही रहा, कंटिन्यू 4-5 घंटे कॉल आते रहे मेरे को, कॉन्ग्रेचुलेट करते रहे बहुत से लोगों ने, तो ये बहुत अच्छा पल था। इसका जब रिजल्ट आया ना, ये इसको नर्वसनेस नहीं था, लेकिन मैं डर के हमारी लिस्ट नहीं देख रहा था कि अनूप का नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं दूसरे से पूछ रहा था अनूप देशमुख का नाम है या नहीं है। जब वो मेरे को बताया तो फिर मैं इसको फोन लगाया कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो बोला नहीं मेरे को मालूम है। तो टीचर को भी नर्वसनेस होता है उस बच्चे के लिए जिसकी तैयारी अच्छी है और उसका सिलेक्शन चूक गया है, ठीक। तो आप जितना इन्वॉल्व हैं, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं पूरे प्रोसेस में। आपके घर परिवार वाले, घर का सपोर्ट कितना मैटर करता है? घर का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मेरे साथ ये था कि मेरे को घर से सपोर्ट नहीं था इस चीज के लिए। एक बात होती है कि आर्थिक रूप से कमजोर हो लेकिन मेरे घर वाले आर्थिक रूप से कमजोर नहीं थे, उसके बावजूद मेरे को इस चीज में सपोर्ट नहीं मिला। मैंने खुद से किया कुछ मेरे फ्रेंड ने हेल्प किए, खासकर मेरी मिसेस जो मेरी पहली दोस्त थी वो भी मेरे को सपोर्ट की। तो दोस्तों का भी साथ मिलता है। अभिषेक सर आते हैं जो, वो भी मेरे को मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में, मेरे अच्छे फ्रेंड है वो भी। तो सबका साथ मिला मेरे को। और ये नहीं सोचना है कि मेरे पास क्या कमी है, आपका एम रहना चाहिए। आप लोग मूवी वगैरह भी देखते हो 12th में, उसके पास भी तो कुछ नहीं था लेकिन पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर सकते हो ना। तो आप अच्छे से करो पढ़ाई, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आएगा वैकेंसी आएगा तब आपको समय नहीं मिलेगा। क्या है, अचानक से कभी कभी बहुत सारे वैकेंसीज आ जाते हैं और आप छोड़ दिए रहते हो पढ़ाई, फिर वो आपके लिए ड्रॉबैक हो जाता है। इसलिए कंटिन्यू करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा ही। सेट ऑफ कंपटीशन जो होता है अनूप, जैसे हम लोग देखें कि हॉस्टल वार्डन में 6.5 लाख फॉर्म आया जी। यहाँ पे मोस्टली बैठे हुए बच्चे, ये वाला बैच तो पूरा सिविल वाला है, प्लस इनको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पढ़ना पड़ता है। इनको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि इनके यहाँ फॉर्म की संख्या कुल मिला के अधिकतम 20,000 है, पोस्ट आएगा 300, और उधर 6.5 लाख पोस्ट आएगा 300। तो किसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अगर वो टेक्निकल का सिविल का पेपर दे रहा है जिसमें उसकी तैयारी है उसमें, या किसी नॉन टेक के पेपर में जाएगा, तो चांसेस कहाँ इनको ज़्यादा है? ऑफकोर्स नॉन टेक में ज़्यादा हुआ क्योंकि कैंडिडेट तो कम ही है ना। नहीं मतलब टेक्निकल में जैसे कई बच्चों के मन में ये रहता है कि मैं टेक्निकल को छोड़ करके तैयारी किया हुआ है, क्या नॉन टेक में जाऊंगा क्या? तो इनका जैसे सिविल का डिग्री है जी। तो इनको कहाँ इजी पड़ेगा कंपटीशन? सिविल वाला पेपर निकालेंगे उसमें, या नॉन टेक में जाएंगे, उस सेट ऑफ कंपटीशन में चेंज कहाँ आएगा, ज्यादा कंपटीशन कहाँ है? सर सिविल का निकालना आसान होगा इन लोगों के लिए, सिविल का निकालना आसान होगा क्योंकि नॉन टेक वाले तो और बहुत से लोग हैं ना, तो कंपटीशन इसमें कम रहेगा। आप लोग अगर इस अपने फील्ड का अच्छे से तैयारी कर लिए तो आगे बढ़ना ही है। और फॉर्म तो बहुत सारे भरते हैं लेकिन मैं देखा हूँ 4-5 हजार का ही कॉम्पिटिशन रहता है किसी भी एग्जाम में। जैसे सर बोले कि 6 लाख फॉर्म तो कोई भी भर देता है क्योंकि फ्री भी है, तो लग जाए। भर देने 3 लाख लक फैक्टर में कई लोग भर देते हैं, कई लोग पेपर देने भी नहीं आते, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका 5,000, 3,000, 5,000 लोगों में ही कंपटीशन है, उसमें आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हाँ, नोट्स बनाने का पैटर्न, हाँ नोट्स बनाने का पैटर्न। और एक चीज और है कि जैसे आपकी तैयारी में भी 3 चीज में हम लोग बांट देते हैं उसको। इंडिया हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक। इन बच्चों के सामने जो चैलेंज आता है, ये लोग एविडेंटली चैलेंज को क्रिएट करते हैं कि ये टेक्निकल और नॉन टेक हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जो बच्चा टेक्निकल की तैयारी नहीं कर रहा है उसको भी इंडिया बैलेंस करना है, छत्तीसगढ़ बैलेंस करना, सारी चीजें। तो ये जो सेगमेंट में बटा हुआ है तैयारी, अलग अलग सब्जेक्ट, इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये थोड़ा बताएंगे, और नोट्स की क्या भूमिका है वो भी बताएंगे। नोट्स बनाना कैसे? कोई भी जीएस पढ़ने से पहले सबसे पहला सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से जियोग्राफी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज आपको वहीं से समझना है, इकोनॉमी भी समझना है, हिस्ट्री भी वहीं से निकलता है। तो जियोग्राफी अच्छे से समझ लिए तो ये सब आसान हो जाता है। और नोट्स बनाना है तो नोट्स मैप के साथ बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और अपने लैंग्वेज में लिखो। अगर जो आप समझ रहे हो ना वो चीज़ लिखो, वहाँ से एक पॉइंट
लिख रहे हो तो वहां से आपके मन में बहुत सारे 2-3 लाइन आने चाहिए, तो अपने हिसाब से ही लिखो, तो ये आसान होगा आप लोग के लिए। क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आते जाएगा, अच्छा मैंने ये लिखा था, मैं ये पढ़ा था, तो नोट से जरूरी है। कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? जी सिलेक्शन नहीं होता तो कई बार ऐसा लगता है हम यहाँ आसपास वाले पे बोलते होंगे इतने साल से तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो, तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, बोलते भी फ्रेंड्स में ही हो सकता है, कुछ नेगेटिव फ्रेंड्स भी होते हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे पेशेंस में तैयारी मैम, ऐसा मतलब ऐसा था, वो तो बोलते ही हैं सब, या तो परिवार वाले, समाज वाले, फ्रेंड भी सोचते हैं ये क्या कर रहा है ये करके, लेकिन हमको तो अब खुद ही आगे बढ़ना है ना, हमको क्या दूसरे से क्या लेना देना है। वो तो बोलते ही रहेंगे, आप सिलेक्शन भी ले लो तो उसमें भी निकाल देंगे कि अच्छा ये ऐसे किया, अब इसका ट्रेनिंग होगा तो ये वहां रहेगा बाहर रहेगा, तो खामी निकालते रहते हैं। आपको अपने आप को देखना है बस, आप किसमें खुश है उससे मतलब है, दूसरे को दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा। ये होता था, चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन मैं वही एक कान से सुना एक कान से निकालता था, क्योंकि मेरा एम था कि मेरे को जॉब लगाना है। और इसमें ये होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि बैठ के पढ़ रहा है बस, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है ये नहीं देखते। कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ये सब चीज को अपने को ही झेलना है, लेकिन उसके तरीके निकालना है आपको। मैं वही बताया ना कि आपको माइंड को अच्छे से रखना है, उसके लिए आप 1-2 दिन का ब्रेक लो, जो अच्छा लगता है वो करो, तो उससे भी हेल्प मिलता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे उससे अच्छा ये करो, ज्यादा अच्छा है। और पढ़ते रहो, निकलेगा ही, अच्छा ही निकलेगा आप लोग का। सिलेबस जैसे मतलब उससे प्यार करो पढ़ाई से, तो मजा आता है उसमें। पहले मेरे को भी लगता था, जैसे मेंस में, पीएससी के मेंस में दर्शन शास्त्र है, तो मेरे को लगता था ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया, क्या औचित्य है इसका करके। जब उसको पढ़ा तो ऐसे लगा कि हमारे ज्ञान का आधार यही है, वही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। वही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इकोनॉमी सर्वे, पहले लगता था इतना डेटा है कैसे याद करेंगे, जब पढ़ा तो वही सबसे बेस्ट लगता है अभी मेरे को। आप ट्रिक बनाओ उसको याद करने का, जैसे पॉइंट पॉइंट में रहता है डेटा, तो आप अपने हिसाब से उसके ट्रिक बनाओ कि इतना है, मतलब ऑप्शन में ही तो देखना है आपको, पूरा एकदम एग्जैक्ट याद करना भी जरूरी नहीं है। जैसे आज ही न्यूज में आया जीएस में कि बुकर प्राइज मिला है, तो आप एक वो हीरो, साउथ की हीरोइन है ना समांता, तो उससे कनेक्ट करके आप उसको याद कर सकते हो, उसका भी नाम वैसे ही है। समानता नाम है उसका। तो ऐसे भी ट्रिक बनाने पड़ते हैं थोड़ा माइंड में, तो आसान हो गए सब याद करने में आप लोग को। और बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, उसको नेगलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हासिल आप सभी को करना है, उन लोग को नहीं करना है। सिलेबस जैसे जितने हिस्सों में बटा रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जी मान लो इनका सिलेबस टेक और नॉन टेक में बटा हुआ है, जी 100 सवाल का पेपर आता है, तो कभी कभी 80% 20% का कंपोजिशन हो जाता है, कभी 100 सवाल टेक्निकल, 50 सवाल नॉन टेक्निकल, और एक पेपर तो ऐसा है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसमें पूरा एक पेपर टेक्निकल है, पूरा एक पेपर नॉन टेक्निकल है। जी। कई बच्चों का अप्रोच ये रहता है कि वो केवल टेक्निकल को पढ़ते हैं। क्या कंपटीशन में बिना एक हिस्से को पढ़े सफलता मिल सकती है? नहीं, नॉन टेक्निकल को अगर सीरियस से बच्चा इग्नोर कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो क्या ये संभव है कि वो पा जाएगा? स्टार्टिंग में मैं भी कुछ चीजें छोड़ देता था पढ़ाई के लिए, मतलब 80% तैयारी, 20% ये लगता था कि ये नहीं आएगा करके, तो उसमें कभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब तक मैं 100% नहीं किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। जब 100% पूरी तैयारी किया ना, तभी कुछ दिखने लगे, रिजल्ट आने लगे। और आप लोग नॉन टेक वाले हैं, तो नॉन टेक वाले तो सभी पढ़ेंगे ही, आपका एडवांटेज लेना है। नॉन टेक सॉरी टेक्निकल हो आप, टेक वाले टेक्निकल में तो सब पढ़ेंगे ही, लेकिन नॉन टेक सब छोड़ेंगे, तो वहीं तो एडवांटेज लेना है ना आपको। वही नंबर बढ़ेगा। अगर आप वहां अच्छे से कर लिए तो आपका तो दोनों सेक्शन हो गया अच्छे से, तो सिलेक्शन तो होना ही है फिर आपका। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज जब हम लोग कराते हैं, तो जैसे जितने बच्चे हैं, सपोज मान लो कि 300 लोग क्लास में हैं, मान के चलो, तो 300 में लगभग मान के चलो 150 लोग भाग जाते हैं, 150 ही देने आते हैं। और घर पे जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो सवाल एमसीक्यू,
उसकी भूमिका सिलेक्शन में कितनी है? टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस, ये दो चीज बता दें। टेस्ट पेपर तो जरूरी है, क्योंकि आप टेस्ट दोगे ना तो जो पता है उसमें तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं। आपकी जो गलती होगी ना, तो आप जब उसका आंसर मिलाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं यहाँ गलत किया था। नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप ना उसको हमेशा राइट ही करके आओगे, गलत नहीं होगा। तो ये एडवांटेज रहता है कि आप गलती भी कर रहे हो तो वहाँ सीखने मिलता है कि आपको फट से ध्यान में आएगा कि लास्ट पेपर में ये गलत किया था। तो इसका एडवांटेज है। और मैं तो खुद बहुत से पेपर दिया हूँ तो उसका भी एडवांटेज मेरे को मिला है। कई पीएससी में, जैसे एसएससी भी दिया हूँ मैं पहले, तो वो बिना तैयारी के देता था, लेकिन उसका भी क्वेश्चन आ जाते हैं पीएससी वगैरह में तो इजीली बन जाता है वो सब चीज़ें। तो ये टेस्ट सीरीज तो जरूरी है आप लोग के लिए। जब नोटिफिकेशन नहीं आता रहता है, जैसे ये लोग जिस दौर से हैं, तकरीबन 2.5 साल से इनका नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आया है। एक 24 पोस्ट का वैकेंसी आया था, उतने में तो वो बहुत कम हो जाता है। पर तैयारी क्या नोटिफिकेशन के बाद होती है, या मसल पावर जब नोटिफिकेशन कोई भी नहीं होता तब जनरेट होगा और उससे सिलेक्शन होगा? तैयारी एक्चुअली आदमी कहाँ करता है, नोटिफिकेशन के बाद या नोटिफिकेशन के पहले? सर ऐसा है कि नोटिफिकेशन के बाद तो समय मिलता ही नहीं है, आपको तैयारी उसके पहले ही करना होता है। आप जितना अच्छे से तैयारी कर, अगर आपको लग रहा है कि बहुत देर हो रहा है तो कोई दूसरा एग्जाम का ऐसी फॉर्म भर दो, उस एग्जाम में बैठो, तो उससे भी प्रिपरेशन होता है। भले आपको वो आपका एम नहीं है, लेकिन बैठो, आप अपना नॉलेज देखो कि आप कितना सही कर रहे हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। तो एग्जाम फॉर्म भर दो, अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उसका भी भर दो, लेकिन अपना एम एक ही रखना, भटकना नहीं है, तो उससे हेल्प मिलेगा आपको भी। ठीक, तो अनूप को मैं फिर से बधाई देता हूँ। थैंक यू। आप आ जाइए एक बार फोटो साथ में। थैंक यू वेरी मच। आगे एक बार। बेटा ले देना एक फोटो। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था व्यायाम से कि जब आपका नाम आया लिस्ट में तो कैसा लगा? उस दिन फेस्टिवल टाइप का लगता है, दिवाली, दशहरा, होली, सारा फेस्टिवल एक ही दिन में सेलिब्रेट होता है। उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि कस्टमर केयर से भी कॉल आ रहा है तो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल आ रहा है। तो अनुभव ऐसा लगा होगा? दिन भर फोन एंगेज रहा, मैंने फोन की थी 4 घंटे बिजी। हाँ 4 घंटे बिजी, यहाँ समझ के थक जाएगा आपका चेक पूरा। ठीक, तो फेस्टिवल टाइप का लगता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साल भर फेस्टिवल मत मनाओ, क्योंकि उस एक दिन में आप पूरे साल भर का जितना फेस्टिवल आता है वो सब सेलिब्रेट कर पाओगे। ये तो 6 साल पुराना फेस्टिवल है भाई। उन सभी का कॉल भी आएगा जो आपको सुनाते थे। हाँ। और जब जिनसे आप 2-3 साल से बात भी करते